दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 फरवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश सरकार शहरों की तरह अब गांव में भी घर घर 2 डस्टबिन बांटने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर के विभाग के स्तर पर काम किया जा रहा है। खबर के अनुसार लोहिया ग्राम स्वच्छता अभियान के तहत ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग संयुक्त रूप से इस योजना का संचालन करेगी। लोगों को घर घर में गीले और सूखे कचरे के लिए डस्टबिन बांटे जाएंगे। इसको लेकर के तैयारी की जा रही है। बिहार के पंचायत राज मंत्री चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि हर गांव और पंचायत स्तर पर सूखा और गीला कचरे का अलग अलग संग्रह किया जाएगा। इसके लिए हर एक घर वालों को 2-2 डस्टबिन यानी कि नीला और पीला डस्टबिन मुहैया कराए जाएंगे। इस व्यवस्था के शुरू होने से गांव में जगह जगह कचरे दिखाई नहीं देंगे। सूखे कचरे का रिसाइकल करके उपयोग में लिया जाएगा, जबकि गीले कचरे से जैविक खाद का निर्माण किया जाएगा। वहीं प्लास्टिक को सड़क निर्माण वाली कंपनी को दे दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की नीतीश सरकार बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती के साथ लागू कर रही है। इसी बीच दूसरे राज्यों से गाड़ियों के अंदर शराब छिपाकर लाना अब नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार इसके लिए भी उपाय ढूंढ ली है। खबर के अनुसार बिहार के सभी सड़कों और रूट्स पर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने चलंत स्कैनर लगाने का फैसला लिया है। इस स्कैनर की मदद से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि गाड़ी के अंदर कहीं शराब तो नहीं है। आपको बता दूं कि बिहार सरकार 100 करोड़ की लागत से 5 ट्रक चलंत स्कैनर मशीनें की खरीद करेगी। इन मशीनों को बिहार के अलग अलग सड़कों और रूटों पर लगाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इन मशीनों की मुख्यालय स्तर से लाइव मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था रहेगी। यह सरकार के इस नई व्यवस्था से बिहार में शराब की एंट्री सड़क मार्ग से करीब करीब रुक जाएगी और शराब का कारोबार करने वाले लोगों को भी तुरंत पकड़ लिया जाएगा। स्कैन मशीनों को विभाग और पुलिस की जरूरत के हिसाब से आवंटित किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की पटना हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। जब पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि लोगों का मानसिक स्वास्थ्य और उनका इलाज बिहार सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे नीचे है। इसी के साथ कोर्ट ने बिहार के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकार की स्थापना सुनिश्चित करें। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस यश कुमार की डिवीजन बेंच ने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान न देने वाले किसी प्राधिकरण के न होने पर आश्चर्य जाहिर किया है और तंज कसते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि लोगों का मानसिक स्वास्थ्य और जिनको इलाज की जरूरत है, खासकर कोरोना महामारी के समय में, ऐसे लोग बिहार सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे नीचे है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के हजारों किसानों की पीएम किसान सम्मान निधि की अर्जी आधार में अंकित नाम के अक्षर से मैच नहीं करने की वजह से फंसी हुई है। बिहार सरकार ने ऐसे किसानों को अपने नाम में सुधार के लिए अवसर दिया है। दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शर्त पर यह है कि आवेदक का नाम आधार कार्ड में अंग्रेजी में लिखे गए नाम से मैच करना चाहिए। अगर एक भी अक्षर का अंतर हुआ तो फिर भुगतान नहीं हो पाएगा। ये कार्रवाई शुरू हुई तो फिर बिहार के 1,69,728 किसान लाभ से वंचित हो गए। इन किसानों में से किसी के आधार कार्ड का नाम आवेदन में दिए गए नाम से मैच नहीं कर रहे थे। इस योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए हर साल दिए जाते हैं। केंद्र सरकार की ओर से ये राशि हर 4 महीने पर 3 किस्त में दी जाती है, 2-2 हजार रुपए करके। सुधार करने के लिए आप पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहां से आप सुधार कर सकते हैं। कई किसानों के बैंक का IFSC कोड भी गलत था। सरकार ने मौका दिया तो फिर कुछ किसानों ने इसमें सुधार किया, लेकिन अब भी करीब 1.25 लाख किसानों का नाम आधार से मैच नहीं कर रहा है। इसके पोर्टल पर जाकर के प्रक्रिया पूरी करनी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि सीमांचल के अलग अलग गांव में सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल पीली पत्ती रोग की चपेट में है। जब फसल में फैल रहे इस रोग से किसान परेशान है, चिंतित है। कुछ किसानों ने बताया है कि गेहूं की बुआई के समय जिंक नहीं डालने से गेहूं में पीली पत्ती का रोग जोर पकड़ने लगा है। किसान पीली पत्ती की रोकथाम के लिए उपायों की तलाश कर रहे हैं, परंतु विभाग है कि निश्चित है या कोई सुनता नहीं है। किसानों का कहना है कि लगातार गेहूं की फसल बर्बाद हो रही है और विभाग इस ओर कोई पहल नहीं कर रहा है। चालू सीजन
सीजन में क्षेत्र में लगभग 10,000 हेक्टेयर में गेहूं की फसल की बुआई हुई। गेहूं की फसल में इस वक्त दूसरा और तीसरा पानी दिया जा रहा है। सीमांचल के कई गाँव में गेहूं की फसल की पत्तियां पीली पड़ने लगी है। इसे लेकर किसान परेशान है। किसान कहते हैं कि उन्होंने समय पर बुआई की, पानी दिया, उपयुक्त खाद डाला, उसके बावजूद भी गेहूं के पत्ते पीले पड़ने से उनके होश उड़ गए हैं। किसानों को ये चिंता सता रही है कि कहीं आगे चलकर के ये रोग ज्यादा न फैल जाए। दोस्तों बात करते हैं कि 2 दिन चले आईपीएल के मेगा ऑक्शन में पहली बार बिहार के 6 खिलाड़ियों को बिडिंग में शामिल किया गया था, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 खिलाड़ियों को ही क्रिकेट के सबसे बड़े लीग से जुड़ने का मौका मिला है। जहां आईपीएल में सबसे महंगे विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन के बाद रविवार को बिहार में खेल प्रेमियों की खुशी और बढ़ गई है। वहीं अब बिहार के लिए खेलने वाले शहबाज नदीम, अनुनय नारायण सिंह और अनुकूल राय भी आईपीएल में अपनी प्रतिभा दिखाएगी। बिहार टीम से रणजी खेलने वाले अनुनय नारायण सिंह को राजस्थान रॉयल ने 20 लाख में खरीदा है। वहीं नीलामी के दूसरे दिन शहबाज नदीम को 50 लाख की बोली लगा करके लखनऊ सुपर जॉइंट ने खरीद लिया है। समस्तीपुर के हरफरमौला खिलाड़ी अनुकूल राय कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलेंगे। जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 लाख के बेस प्राइस पर अपनी टीम का सदस्य बनाया है। वैशाली के फतेहपुर शहर बुजुर्ग के मूल निवासी अनुनय ने अपने कैरियर की शुरुआत साल 2018-19 में विजय हजारे ट्रॉफी से की थी। अनुनय ने कहा है कि चयन से बहुत खुश हूं। इससे पहले कई बार फेल हुआ लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वहीं मुजफ्फरपुर के शहबाज नदीम आईपीएल में लखनऊ सुपर जॉइंट से खेलते नजर आएंगे। इससे पहले नदीम दिल्ली और सनराइज हैदराबाद के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने साल 2011 आईपीएल से डेब्यू किया था। नदीम के पिता रिटायर्ड डीएसपी जावेद महमूद लखनऊ फ्रेंचाइजी से बेटे के जुड़ने से काफी खुश हैं। समस्तीपुर के हरफरमौला खिलाड़ी अनुकूल राय उर्फ छन्नू आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में आए दिन मुखिया की हो रही हत्या को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने मुखिया की सुरक्षा के लिए बड़ी पहल की है। इसकी जानकारी खुद पंचायती राज मंत्री ने दी है। जब पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पिछले 1 साल के दौरान अपने काम का लेखा जोखा दिया, इसी दौरान उन्होंने मुखिया की सुरक्षा को लेकर भी बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो फिर मुखिया जी को सुरक्षा दी जाएगी। मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि आपराधिक घटनाओं में मुखिया की हत्या होने पर एसआईटी का गठन किया जाएगा। साथ ही साथ जांच के आधार पर 3 महीने में सजा दिलाई जाएगी। वहीं मुखिया की हत्या के बाद परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि मुखिया अपनी सुरक्षा के लिए जिला में बने सुरक्षा समिति में अपनी बात रख सकते हैं। इसके बाद जरूरत के हिसाब से उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी। इसको लेकर के दिशा निर्देश भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं कि जब वर्षों पहले मुगल शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर खाक कर दिया था, तब लोगों ने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि ये अपने खोए हुए अस्तित्व को वापस ला पाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समदर्शी और दूरदर्शी सोच से यह सपना सच साकार हो गया है। सीएम नीतीश कुमार ने जब बिहार की सत्ता को संभाला, तब उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ मिलकर के नालंदा विश्वविद्यालय को जीवित करने का प्रयास किया। इसका परिणाम यह हुआ कि आज ये विश्वविद्यालय अपने नए अस्तित्व में आ गई है। आपको बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय बेहद ही सुंदर और भव्य तरीके से बनाया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी के मेन गेट से के अंदर आते ही कैंपस के खूबसूरत नज़ारे से आपकी मुलाकात होगी। सड़क के दोनों ओर आरती खुशबू और सामने पहाड़ियों का नज़ारा आपका मन मोह लेगा। साल 2007 के पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में इस विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के फैसले को समर्थन मिला था। अल्पकालिक कार्यक्रमों, छात्रों की छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य केंद्र, बुनियादी ढांचा विकास, नीतिगत पहल, आंतरिक और बाहरी लेखा परीक्षा प्रणाली, 200 से अधिक संरचनाओं के साथ एक पूर्ण नेट शून्य अस्थायी परिसर के साथ नालंदा विश्वविद्यालय लगातार प्रगति की ग्राफ पर बढ़ता जा रहा है। यह विश्वविद्यालय एक बार फिर से विश्व स्तर पर अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कवायद चलती रहती है, लेकिन इसके बाद भी वोटिंग प्रतिशत तो ऊपर नहीं जा पाती है। इसकी बड़ी वजह एक ही वोटरों के कई जगह नाम दर्ज होना भी है। इसी क्रम में इसकी असली वजह को आयोग ने तलाश लिया है। अब बिहार के लाखों मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको ये देख लेना चाहिए कि कहीं आपका भी तो नाम इस लिस्ट में तो नहीं है। जहां चुनाव में चुनाव प्रतिशत बढ़ाना चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती रहा है। कई राज्यों में 90% तक
मतदान हो जाता है, लेकिन बिहार में 60% भी पार करना मुश्किल हो जाता है। इसके पीछे की वजह एक ही वोटरों के कई जगह नाम दर्ज होना भी है, और तो और बड़े पैमाने पर रोजगार के लिए दूसरे राज्य और शहर में चले जाते हैं और चुनाव के समय अपने गांव शहर नहीं पहुंच पाते हैं। जी हां, सिमिलर एंट्री सॉफ्टवेयर के जरिए से आयोग ने ऐसे वोटरों का पता लगाया है जिनका नाम मतदाता सूची में 2 जगह पर दर्ज है, जिसमें भोजपुर जिला में 1,41,090 ऐसे वोटर हैं जिनके नाम 2 जगहों पर मिले हैं। उनके नाम एक जगह की लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर आई है। खबर यह है कि अब बिहार में भी लेप्रोस्कोपिक विधि से सर्जरी करके किडनी ट्रांसप्लांट होने लगा है। यह राजधानी पटना में स्थित IGIMS में एक मां ने अपने बेटी की जान बचाने के लिए किडनी दान की है और IGIMS के किडनी विभाग में पहली बार किडनी दान करने वालों की किडनी लेप्रोस्कोपिक विधि से सर्जरी करके किडनी निकाली गई है और फिर सफलतापूर्वक उसके बेटे के शरीर में लगा दिया गया है। अभी दोनों मां बेटा स्वस्थ है। इस संबंध में IGIMS के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया है कि संस्थान लेप्रोस्कोपिक विधि से सर्जरी करके किडनी निकालने का संस्थान का ये पहला केस है जिसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। इस सर्जरी में करीब 2 घंटे समय लगा है। दूरबीन विधि से डोनर से किडनी निकालने के दौरान बहुत ही छोटा छेद किया गया था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि देश भर में हिजाब को लेकर बढ़ रहे बहस के बीच बिहार के अल्पसंख्यक बहुल सीमांचल के सबसे बड़ा कपड़ा मंडी कटिहार से राजनीतिक मुद्दों से दूर इसकी व्यापारिक एंगल सामने आया है। जब विवाद सामने आने के बाद यहां बुर्का हिजाब की मांग में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। खासकर मुस्लिम महिलाओं में इसका क्रेज बढ़ गया है। दरअसल वैसे तो अल्पसंख्यक बहुल इस इलाके में बुर्का, नकाब और हिजाब के पहले से ही बड़ा बाजार है, लेकिन अब इस बहस के बाद सुदूर इलाकों तक इन परिधानों को लेकर के अल्पसंख्यक महिलाएं ज्यादा आकर्षित होने लगे हैं, जिससे इस इलाके में इन परिधानों के बाजार 10 से 20% बढ़ गया है। हालांकि इस मुद्दे की संजीदगी को समझते हुए इसके कारोबार से जुड़े व्यवसायी इस पर बहुत कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन दबी जबान से इस बहस के बाद बाजार बढ़ने की बात तो मानते ही हैं। जबकि राजनीतिक पार्टियों से जुड़े नुमाइंदे भी मानते हैं कि निश्चित तौर पर देश भर में इस बहस के बाद सीमांचल के अल्पसंख्यक बहुल जिला कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया में हिजाब जैसे परिधानों की बिक्री बढ़ी है, जब महिलाएं अब इस परिधान को लेकर के अधिक सजग दिख रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि अक्सर ये बात सामने आती है कि जमीन माफिया द्वारा मंदिर की संपत्ति पर अवैध कब्जा करके उसे बेच देते हैं, जिसमें मंदिर से जुड़े लोगों की भी भूमिका है। इस समस्या को दूर करने के लिए अब बिहार के भूमि सुधार विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब मंदिरों और मठ की जमीन का मालिक वहां का सेवक नहीं होगा, बल्कि उस जमीन को अब उन देवी देवताओं के नाम किया जाएगा जिनकी प्रतिमा वहां स्थापित है। इस संबंध में भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने बताया है कि नियमों में बदलाव के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। राजस्व विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि कृषि विभाग और धार्मिक न्याय को सुझाव दिया गया है कि आप एक बिल बनाइए जिसको कैबिनेट से पास कराया जाएगा। इस बिल में जो भी जमीन है मठ और मंदिरों की है वह अब सीधे देवी देवताओं के नाम पर कर दिया जाएगा। इन जमीनों को अब मठ मंदिरों के सेवक को बेचने की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा है कि बिहार में 90% मठ मंदिरों के जमीन लोग हड़प लेते हैं। ऐसे में जो भी जमीन है वह देवी देवताओं के नाम कर दिया जाएगा। मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि हमारे पूर्वजों ने भगवान के नाम पर जमीन का दान दिया था, जिसमें सेवा के नाम पर उसको बेच दिया जाता है। इससे बचाव बेहद जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हाल के सालों में भारत में सबसे ऊंची प्रतिमाओं का निर्माण लगातार किया जा रहा है। जब कुछ दिन पहले ही स्वामी रामानुजाचार्य की विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया था, जिसे स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी नाम दिया गया था। अब इसी कड़ी में बिहार का नाम भी जुड़ने जा रहा है। यहाँ सीतामढ़ी में सीता की प्रतिमा बनाने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये प्रक्रिया दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी, जो सरदार पटेल की प्रतिमा से भी बड़ी होगी। जानकारी के अनुसार रामायण रिसर्च काउंसिलिंग की ओर से सितंबर में सीता की विश्व की यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए श्री भगवती सीता तीर्थ क्षेत्र समिति का गठन किया गया है। इसका अध्यक्ष स्थानीय सांसद सुशील कुमार पिंटू को बनाया गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के गोपालगंज, सीवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया समेत 12 जिलों से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे गुजरेगी। इसको लेकर के डीपीआर तैयार किया जा रहा है। खबर के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार ने गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे बनाने की मंजूरी दी है। ये एक्सप्रेस वे बिहार के करीब 12 जिलों से होकर गुजरेगी। यह एक्सप्रेस वे पूरी तरीके से ग्रीनफील्ड होगा। इसके लिए पथ विभाग तैयारी में जुट गया है। आपको बता दूं कि यह एक्सप्रेस वे गोरखपुर से शुरू होकर के बिहार के गोपालगंज, सीवान, छपरा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज होते हुए सिलीगुड़ी जाएगी। ये एक्सप्रेस वे करीब 416 किलोमीटर तक बिहार से होकर गुजरेगी। इस एक्सप्रेस वे की सबसे खास बात यह है कि ये आधुनिक तकनीक से बनाई जाएगी। ये एक्सप्रेस वे 6 से 8 लेन का बनने वाला है। आपको बता दूं कि यह एक्सप्रेस वे आबादी के बीच से नहीं गुजरेगा, जहां आबादी से हट करके इस सड़क का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 24 सीटों पर होने जा रहे एमएलसी चुनाव के लिए आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। आरजेडी की ओर से 21 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई है, जिसमें भागलपुर की सीट सीपीआई को दी गई है। वहीं 3 सीट नवादा, समस्तीपुर और पूर्णिया, अररिया, किशनगंज सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। इस मामले में आरजेडी एनडीए से आगे निकल गई है। जी हाँ, एनडीए की ओर से प्रत्याशियों के नाम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। जब पटना से बाहुबली अनंत सिंह के करीबी कार्तिकेय कुमार को टिकट मिला है। वहीं मधुबनी से मिराज आलम, गया से रिंकू यादव, मुजफ्फरपुर से शंभू सिंह, नालंदा से बिरन यादव, रोहतास यानी कि कैमूर से श्री कृष्ण, औरंगाबाद से अनुज सिंह, सारण छपरा से सुधांशु रंजन पांडे, सीवान से विनोद जायसवाल, पूर्वी चंपारण से राजेश कुमार रोशन और पश्चिमी चंपारण से सौरभ कुमार, मुजफ्फरपुर से शंभू सिंह, वैशाली से सुबोध राय, सीतामढ़ी से कब्बू खिरहर, मुंगेर, जमुई लखीसराय से अजय सिंह, कटिहार से कुंदन कुमार, सहरसा मधेपुरा से डॉक्टर अजय सिंह, गोपालगंज से दिलीप सिंह तथा बेगूसराय खगड़िया से मनोहर यादव को आरजेडी ने एमएलसी का टिकट दिया है। जब वहीं एक सीट भागलपुर से सीपीआई के संजय यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि घर में शादी को लेकर खुशी का माहौल था। लोग डीजे पर डांस कर रहे थे और अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक शादी की खुशियां गम में तब्दील हो गई। दरअसल बेटे की शादी थी। इस खुशी के मौके पर डीजे की धुन पर बेटे के साथ मां भी डांस कर रही थी। तभी अचानक डांस करते करते मां की मौत हो गई, जब मां ने बेटे के गोद में ही दम तोड़ दिया। यह घटना बिहार के नहीं बल्कि राजस्थान के अलवर में स्थित चिकानी की है, जहां के रहने वाले सतीश और नीलम के बेटे नीरज की शादी थी। बारात किशनगढ़ बास के बमबोरा जा रही थी। डीजे की धुन पर घर के लोग डांस कर रहे थे। दूल्हा भी मां के साथ डांस कर रहा था। तभी मां की तबीयत बिगड़ गई और डांस करते करते वह जमीन पर गिर गई। जब बेटे ने मां को संभाला और उसे अस्पताल ले जाने लगा, लेकिन तभी बेटे की गोद में ही मां ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद बेटा मां को लेकर के अस्पताल गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर के परिजन का कहना है कि नीलम को पहले से हार्ट की समस्या थी, जिसका इलाज भी चल रहा था। जब बेटे की बारात के दिन अचानक डांस करते समय हार्ट अटैक आ गया था। जी हाँ, इससे पहले मुश्किल से 20 सेकेंड नीलम ने बेटे के साथ डांस किया था। डांस करते करते हुए अचानक गिर पड़ी और बेटे के गोद में उसने दम तोड़ दिया। इस घटना से परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। जब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पहले सबका अंतिम संस्कार किया गया, उसके बाद अगले दिन परिवार के लोग सदस्य लड़की के घर पहुंचे, जिसके बाद साधारण तौर पर वर वधू की शादी कराई गई। दोस्तों बात करते हैं कि कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब पूरे देश में फैल गया है, जहां सभी राजनीतिक दल के नेताओं से लेकर के आम जनता तक सभी इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय जाहिर कर रहे हैं। इसी क्रम में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब विवाद का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है। दरअसल ओवैसी ने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि एक दिन देश की पीएम हिजाब पहनने वाली महिला होगी। उन्होंने हिजाब के समर्थन में कहा है कि अगर हिजाब पहनने का फैसला हमारी बेटियां करती है और अपने अब्बा या फिर अम्मी से कहती है कि उन्हें हिजाब पहनना है, तो अब्बा या फिर अम्मी भी कहेगी कि बेटा तू हिजाब पहन, देखते हैं हम कि कौन रोकता है तुम्हें हिजाब पहनने से। उन्होंने कहा है कि यही हिजाब पहनी बच्चियां कल डॉक्टर, कलेक्टर, एसडीएम भी बनेगी, ये बिजनेसमैन भी बनेगी और एक दिन तुम याद रखना, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना इस देश की बच्ची हिजाब पहनकर प्रधानमंत्री बनेगी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी के इस बयान पर पलटवार भी किया है। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने ओबीसी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारत शरीयत के हिसाब से नहीं बल्कि संविधान के हिसाब से ही चलेगा।
दोस्तों अब बात करते हैं कि सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में कई योजनाएं चला रही है। कम खर्च में फसल की बेहतर पैदावार को लेकर के, खेत की सिंचाई को लेकर के उद्यान विभाग द्वारा सामुदायिक नलकूप सिंचाई योजना चलाई जा रही है। जल्द ही कटिहार जिले में भी इस सिंचाई योजना की शुरुआत होगी। इसके लिए इच्छुक किसानों से आवेदन लिया जा रहा है। सरकार इसके लिए 90% तक का अनुदान किसानों को देगी। योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 5 किसानों का समूह होना अनिवार्य है। सिंचाई क्षेत्र का रकबा 5 हेक्टेयर तक होना चाहिए। जब विभागीय जानकारी के मुताबिक पहले 10 किसानों के समूह को इस योजना का लाभ देने का प्रावधान था। मुख्यालय स्तर पर अब 5 किसानों के समूह को भी इस योजना का लाभ दिए जाने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि देश के सबसे बड़े एसबीआई बैंक में अगर आपका अकाउंट है तो फिर यह खबर आपके लिए बहुत मायने रखती है। एसबीआई ने अपने कस्टमर की सुविधा को लेकर के एटीएम से ट्रांजैक्शन के नियमों में बदलाव किया है। अब अगर आप एटीएम से 10,000 रुपये से ज़्यादा कैश निकालते हैं तो फिर कुछ शर्तें लागू होगी। एसबीआई ने एटीएम से लेन देन को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाया है। अगर आप एसबीआई की एटीएम से पैसे निकालते हैं तो फिर OTP जरूरी डालना होगा। जहाँ इस नए नियम में ग्राहक बिना OTP से कैश की निकासी नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो फिर ये अच्छे से आप जान लें, नहीं तो फिर आपका पैसा फंस सकता है। इस बात की जानकारी एसबीआई बैंक के एक ट्वीट के जरिए दी है। आपको बता दूं कि एटीएम से 10,000 रुपए से ज्यादा की निकासी के लिए एक OTP की मदद लेनी होती है। ये OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। इसके बाद आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। आपको बता दूं कि ग्राहकों को ठगी से बचाव करने के लिए बैंक ने यह कदम उठाया है। जब बैंक को लगातार धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायतें मिल रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि दुनिया भर में कल वैलेंटाइन डे मनाया गया। जहां एक तरफ प्रेमी जोड़े एक दूसरे को प्यार का इजहार कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ एक ऐसे बुजुर्ग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो अपनी पत्नी से सिर्फ प्यार किया बल्कि उसकी मौत के बाद भी रोज साथ रहती है। जी हाँ, आपको बता दूं कि पूर्णिया के बुजुर्ग साहित्यकार भोलानाथ आलोक अपनी पत्नी से किए गए वादों को निभा रहे हैं और एक सच्चे प्यार की मिसाल बने हुए हैं। भोलानाथ आलोक की पत्नी की मौत 32 साल पहले ही हो गया था, लेकिन आज भी अपनी पत्नी के अस्थि कलश को अपने घर के पैर पर लटका हुआ रखा है। जी हाँ, पूर्णिया के 90 वर्ष के बुजुर्ग साहित्यकार भोलानाथ आलोक की पत्नी पद्मा रानी का निधन 32 साल पहले ही हो गया था। जहाँ उनकी पिछले 32 सालों से अपनी पत्नी के प्यार की निशानी के रूप में उनका अस्थि कलश सिपाही टोला में स्थित अपने घर में आम के पेड़ में लटका कर रखा है। वे हर दिन अपनी पत्नी की अस्थि कलश पर आकर के गुलाब का फूल चढ़ाते हैं और अगरबत्ती दिखा करके प्रणाम करते हैं। भोलानाथ आलोक का कहना है कि 32 साल पहले उनकी पत्नी की मौत हुई थी। जब तभी उन्होंने लिखित संकल्प लिया था कि जिस दिन उनकी मौत होगी तब उनकी पत्नी का अस्थि कलश उनके शव के छाती पर डाल करके उसका दाह संस्कार किया जाएगा, ताकि उनका प्रेम अजर अमर रहे। वे आज भी प्रतिदिन यानी कि हर दिन अपनी पत्नी को याद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। उन्होंने कहा है कि आज की युवा पीढ़ी वैलेंटाइन को मनाती है, लेकिन उन्हें सच्चा प्यार क्या होता है ये सीखना चाहिए। भोलानाथ आलोक की नाती ने कहा है कि उनका नाना पिछले 32 सालों से रोज यहाँ आकर के अस्थि कलश को छूकर प्रणाम करते हैं। भोलानाथ आलोक पर पुस्तक लिखने वाले साहित्यकार और डॉक्टर राम नरेश भक्त का कहना है कि भोलानाथ आलोक का अपनी पत्नी के प्रति अगाध और आत्मीय प्रेम है, जहां वे हम सबों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा है कि भोलानाथ आलोक का कहना है कि वे अपनी पत्नी का अस्थि कलश अपने सामने रखे हुए हैं ताकि वे उस प्रेम को प्रतिदिन महसूस कर सके। दोस्तों अब बात करते हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले प्लास्टिक के झंडों से लेकर के ईयरबड तक पर 1 जुलाई से पाबंदी रहेगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB ने इसके उत्पादन, भंडारण, वितरण और इस्तेमाल से जुड़े सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। इसमें 30 जून से पहले इन पर पाबंदी की तैयारी पूरी करने को कहा गया है। एक बार इस्तेमाल होने पर प्लास्टिक को पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है। ये प्लास्टिक उत्पादन लंबे समय तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान को देखते हुए अगस्त 2021 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री इस पर रोक को लेकर के अधिसूचना जारी की थी। इसमें 1 जुलाई से इस तरह के तमाम आइटमों पर पाबंदी लगाने को कहा गया था। इसी क्रम में CPCB की ओर से सभी संबंधित पक्षों के लिए नोटिस जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि 30 जून तक इन आइटमों पर पाबंदी की सारी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी, यानी कि इन प्लास्टिक के आइटमों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। CPCB के नोटिस के मुताबिक 1 जुलाई से प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में काम आने वाले थर्माकोल आदि शामिल है। इसके साथ ही प्लास्टिक कप, प्लेट, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ जैसे कटलेरी आइटम, मिठाई के डिब्बों पर लगाए जाने वाले प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, 100 माइक्रो से कम मोटा वाले PVC बैनर आदि शामिल है, यानी कि इन सब को बैन कर दिया जाएगा।
दोस्तों अब बात करते हैं कि सरकार ने शनिवार को कच्चे पाम तेल के प्रभावी सीमा शुल्क से घटा करके 5.5% कर दिया है। इस कदम से खाद्य तेल की कीमतों को कम करने और ग्राहकों को राहत देने में मदद मिलेगी। एक आधिकारिक अधिसूचना में शनिवार को कहा गया है कि कच्चे पाम तेल पर अब 5% का कृषि अवसंरचना विकास उपक्रम लगेगा, जो अब तक 7.5% था। इस कटौती के बाद कच्चे पाम तेल पर प्रभावी सीमा शुल्क 8.25% की जगह 5.5% हो जाएगी। कारोबारियों ने बताया है कि इस कटौती से कीमतों में प्रति क्विंटल 280 रुपए की कमी आ जा सकती है। जब सरकार ने इससे पहले अक्टूबर 2021 में भी खाद्य तेल के आयात शुल्क में कटौती की थी। भारत अपने 60% से ज्यादा खाद्य तेल जरूरतों को आयात के माध्यम से पूरा करता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि भिक्षावृत्ति कम करने और फिर ट्रांसजेंडरों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार बिहार के इस मॉडल को अपनाने जा रही है। जब केंद्र ने बिहार की 2008 में बनी मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना के मॉडल को अपनाते हुए स्माइल योजना लॉन्च की है। शनिवार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने स्माइल योजना लॉन्च की है। इस मौके पर मंत्री ने बिहार सरकार की सराहना की है और कहा है कि स्माइल योजना से भिक्षावृत्ति और ट्रांसजेंडर समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। जहां आवास रोजगार से लेकर के उनकी पहचान के लिए अलग से कार्ड बनाने की बात कही गई है। केंद्र सरकार ने बिहार के मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति योजना को अपनाते हुए 2020 में ही पटना सहित देश के 8 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के लिए रंगमंच के जरिए समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम शुरू किया था। इसके तहत भिक्षावृत्ति में लगे युवा चौक चौराहों पर नुक्कड़ नाटक और गाना गा करके लोगों को सरकारी योजनाओं से रूबरू कराते थे। इस सफलता के बाद अब केंद्र सरकार ने विधिवत रूप से लॉन्च किया है। दोस्तों बात करते हैं कि झारखंड में पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने के लिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कल राजद कार्यकर्ताओं से मिले। जहां इस दौरान उन्होंने बिहारी भाषा का झारखंड में हो रहे विरोध पर कहा कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की बातों में कोई दम नहीं है। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि झारखंड में भोजपुरी मगही अंगिका मैथिली भाषा का विरोध हो रहा है, तब मीडिया के इस सवाल का जवाब देते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जो इस भाषा का विरोध कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की बातों में कोई दम नहीं है। जो इस भाषा का विरोध करेंगे, हम उनका विरोध करेंगे। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि सोमवार से झारखंड में पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार विधान परिषद के 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव की तारीखों के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। जब सूत्रों के अनुसार ये चुनाव लगभग 2 महीने के लिए टल गया है। जब तारीखों के आगे बढ़ने से मैदान में उतरे उम्मीदवारों को प्रचार के लिए ज्यादा समय तो मिलेगा, लेकिन इससे ज्यादा फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है। जब पार्टी को इस देरी से नए वोटर मिल जाएंगे। बिहार विधान परिषद चुनाव की तैयारी में लगी राजनीतिक पार्टियों में आज की तारीख में सबसे ज्यादा मजबूत आरजेडी है। सबसे ज्यादा जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यादव ही है। हाल ही में हुए चुनाव के बाद यादव जाति के नए अध्यक्षों की संख्या 10 तो उपाध्यक्षों की संख्या 12 हो गई है। इसी तरह मुस्लिम समुदाय के 3 अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष चुने गए हैं। जहां कुछ ऐसा ही हाल मुखिया पदों पर भी है। ये वो वोटर हैं जो 24 सीटों पर वोट करके विधान परिषद में सदस्यों को भेजेंगे। जब बीजेपी परेशान है क्योंकि खाली हुई 24 में से 13 उसकी ही जीती हुई सीटें थी। जहां अब इसे बरकरार रखने के लिए पार्टी को नगर निकाय चुनाव का सहारा है, क्योंकि शहरी इलाकों में बीजेपी का प्रभाव पहले से ही रहा है। यही वजह है कि बीजेपी चुनाव के आगे बढ़ जाने से राहत की सांस ले रही है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में 6 दिन में 51,000 से भी अधिक स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। नियुक्ति होने वाले में 1वीं से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं, 10वीं एवं 11वीं 12वीं के कक्षा तक के शिक्षक होंगे। बिहार में छठे चरण में प्रारंभिक शिक्षकों के 90,762 शिक्षकों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 42,902 है। इसी प्रकार छठे चरण के तहत ही माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 32,714 पदों के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों की संख्या तकरीबन 8,000 है। हालांकि इसकी पुष्टि फिलहाल आधिकारिक तौर पर तो नहीं हुई है। नियुक्ति की शुरुआत 17 फरवरी को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली से होने वाली है। ठीक उसके 6 दिन बाद यानी कि 22 फरवरी को 42,902 प्रारंभिक शिक्षक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच रिपोर्ट 2 जिलों को छोड़ करके बाकी सभी जिलों के शिक्षा विभाग को मिल गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, ब्लूटूथ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के प्रयोग पर पहले से ही पाबंदी है। वहीं इस परीक्षा में अगर परीक्षार्थी व्हाइटनर, इरेजर या फिर नाखून का भी प्रयोग कॉपी या फिर
OMR सीट पर करते हैं तो उनका रिजल्ट रद्द कर दिया जाएगा। जी हां, 17 फरवरी से होने वाले मैट्रिक परीक्षा को लेकर के बोर्ड ने सभी केंद्रीय अधीक्षकों को इस संबंध में निर्देश देते हुए सख्ती से पालन कराने का आदेश दिया है। मैट्रिक परीक्षा 2022 का संचालन 17 से 24 फरवरी तक दोनों पालियों में होगा। पूरे बिहार में 1525 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पाली में ली जानी है। जब पहली पाली में 8 लाख और दूसरी पाली में 8 लाख छात्र शामिल होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार से लेकर के यूपी तक मोर्चा खोल चुके मंत्री मुकेश सहनी ने भाजपा को बड़ा झटका दे दिया है। जो यूपी के एक विधायक ने बीजेपी को छोड़ करके 2 दिन पहले वीआईपी का दामन थाम लिया है। ये विधायक है बलिया जनपद के बेरिया विधानसभा के सुरेंद्र सिंह। उन्होंने मुकेश सहनी के प्रति आस्था जताई है। उन्होंने कहा कि जिस समाज के लोगों ने भगवान राम की नैया पार लगाई उसी के साथ वे हैं। मुकेश सहनी के नेतृत्व में भाजपा सपा बसपा के सबके उम्मीदवारों की यहाँ जमानत जब्त करवाएंगे। जब विधायक ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह और फिर भाजपा के अन्य नेताओं पर खूब हमले किए हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी यूपी में 165 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसी क्रम में वे भाजपा के साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने से भी नहीं चूकते हैं। बीते दिनों मुकेश सहनी ने कहा कि मैं बीजेपी जिंदाबाद नहीं कहूंगा, जरूरत पड़ी तो मुर्दाबाद के नारे लगाऊंगा। भाजपा के खिलाफ वे बिहार आकर भी खूब गरजते रहे हैं। ऐसे में भाजपा के विधायकों को पार्टी में लाना उनकी बड़ी सफलता मानी जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि मुजफ्फरपुर बॉयलर ब्लास्ट से सबक लेते हुए श्रम संसाधन विभाग अब कारखाना की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहा है। अब कारखानों में मशीनों की समुचित देखभाल के लिए बिहार के कारखानों में विशेष इंजीनियरों की तैनाती की जाएगी। इनका पद नाम सुरक्षा अधिकारी होगा। इनकी तैनाती उन कारखानों में अनिवार्य रूप से की जाएगी जहां 500 से भी अधिक कामगार कार्यरत हैं। श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इंजीनियरिंग या फिर प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में मान्यता प्राप्त डिग्री का होना अनिवार्य है। साथ ही 2 साल की पर्यवेक्षकीय क्षमता के व्यवहारिक अनुभव का भी होना जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं कि पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार के विकास को लेकर के ना तो केंद्र सरकार और ना ही राज्य सरकार गंभीर है। इससे पहले की सरकार ने भी सिर्फ सत्ता की चाह की है, जब बिहार का विकास नहीं किया है। सत्ता की चाह में ही बिहार से झारखंड को अलग करके 14 करोड़ लोगों के साथ नाइंसाफी की गई। जब सरकार चाहे तो बिहार में सब कुछ हो सकता है। पप्पू यादव ने बताया है कि सरकार अगर सिर्फ बालू पर्यटन और बिहार में पैदा होने वाले फसलों से संबंधित प्रोसेसिंग प्लांट की व्यवस्था कर दे तो बिहार नंबर 1 हो सकता है। उन्होंने कहा है कि कोसी और सीमांचल में ही मखाना पैदा होता है, लेकिन इसके लिए प्रोसेसिंग मशीन नहीं है। सीमांचल का कैश क्रॉप मक्का है, लेकिन मक्का आधारित कोई उद्योग नहीं है। बालू पर सरकार का नहीं बल्कि माफियाओं का कब्जा है। फिर कैसे बिहार का विकास होगा? पप्पू यादव ने कहा है कि राम का अयोध्या तो सीता की सीतामढ़ी क्यों नहीं हो रही है? बुद्ध महावीर मंडल मिश्र रेणु दिनकर और विद्यापति जैसे व्यक्तित्व का जन्म स्थल बिहार है। इसके बाद भी बिहार में पर्यटन का विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि बिहार के लिए सिर्फ विशेष राज्य की बात हो रही है, जबकि हमें टैक्स फ्री बिहार चाहिए। जब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को टैक्स फ्री किया जा सकता है तो फिर बिहार को क्यों नहीं किया जा सकता? उन्होंने आगे कहा है कि क्यों नहीं बिहार में लगने वाले उद्योग को टैक्स फ्री किया जा रहा है? यहाँ के किसानों के उत्पाद को टैक्स फ्री क्यों नहीं किया जा रहा है? बिहार को विशेष पैकेज नहीं, स्पेशल जोन का दर्जा चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लंबे समय के बाद कोरोना की बंदिशें खत्म हो गई है। जब लोगों को सलाह दी गई है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए सावधानी जरूर बरतें, लेकिन ये सलाह शायद आम आदमी के लिए ही है। दरअसल हाजीपुर में बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय से जब कोरोना बंदिशों को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने ऐसी गुलाटी मारी कि आप हैरत में पड़ जाएंगे। जब बजट को लेकर एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे रामसूरत राय ने पहले तो कोरोना को लेकर के काफी देर तक ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि लोग उत्साह ना हो, ढील के बाद भी लोगों को कोरोना से डरना चाहिए, जब कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही उनसे पॉलिटिकल पार्टियों और फिर नेताओं के कार्यक्रमों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बहुत ही अजीब जवाब दिया। जब मंत्री रामसूरत राय ने कहा है कि नेताओं को पॉलिटिकल कार्यक्रम, रैलियां और रोड शो करते रहना चाहिए, यानी कि मंत्री रामसूरत राय का कहना है यह है कि आप कोरोना से डरिए, यानी कि आम जनता को कोरोना से डरना होगा, डरने के लिए कहा गया है। और साथ में कहा गया है कि आप कोरोना से डरिए, हमें यानी कि हम नेताओं को रोड शो करने दीजिए, चुनाव प्रचार करने दीजिए, हम लोग डरेंगे नहीं, सिर्फ आम जनता कोरोना से डरेगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।